हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्लास 7 का चैप्टर 4 दिल्ली सल्तनत का विस्तार देखेंगे। हिस्ट्री का चैप्टर 4 है। तो हमने पिछली क्लास में देखा था दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कैसे हुई, इस सल्तनत के बड़े अधिकारी सुल्तान से दबकर नहीं रहना चाहते थे, इस सब के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जब बलबन की मृत्यु हो गई कुछ सालों बाद, तो वहाँ पे क्या है, जलालुद्दीन खिलजी शासक बना। अब जलालुद्दीन खिलजी क्या करता था, उदारता व क्षमताशील के आधार बनाकर शासन करना चाहता था। लेकिन जो उसका जो भतीजा है अलाउद्दीन खिलजी ने उसे छलपूर्वक मार दिया और खुद सुल्तान बन गया। फिर उसके बाद जो इसकी जानकारी है वो हमें आपने बिल्कुल ठीक पूछा। मतलब शिलालेख, ताम्रपत्र और सिक्के से उस ज़माने में लिखी गई किताबों से हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता चलता है, ठीक है। और जो कविताएं थी, लेखक लोग थे, उससे ज़्यादा जानकारियाँ मिलती है। शिलालेख, ताम्रपत्र से हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कम जानकारियाँ मिलती हैं। यही सब चीज़ को इसमें बताया गया। लेकिन सल्तनत काल के इतिहासकार लगभग हर छोटे बड़े सुल्तान के बारे में, और ये भी चीज़ है कि जितने भी सुल्तान थे उसके बारे में, हर छोटा बड़ा सुल्तान हो उसके बारे में जानकारियाँ हमें ज़रूर मिलती है। इसके अलावा इस सुल्तानों के सिक्के और उसके द्वारा बनाई गई इमारतों को भी हम बहुत जानकारी मिलती है। इस समय सूफी संतों ने कई पुस्तकें लिखी जिसके से हमें कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। फिर उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी की एक पुस्तक है तारीख़ फ़िरोज़ शाह, इसको अमीर खुसरो ने लिखा था। अब फिर हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इसका थोड़ा साम्राज्य बहुत बड़ा है, इसके बारे में इसलिए हम देखते हैं। 1296 में दिल्ली का सुल्तान बना। वह बड़ा महत्वाकांक्षी और सल्तनत को सुदृढ़ करने वाला था। उसने भारत के कई राज्यों को जीता। उसने दक्षिण भारत के देवी राज्य को हराया, वहाँ से काफ़ी धन लूटा। और जो अलाउद्दीन खिलजी का उद्देश्य था राज शासन करना नहीं, वो बस केवल धन कमाना चाहता था। फिर धीरे धीरे उसने ज़्यादातर अमीरों और सरदारों को अपने नियंत्रण में लिया। ऐसे कड़े नियम बनाए कि उस कोई मनमानी नहीं कर सकता किसी चीज़ के लिए। और अमीरों पर उसने कई सारे पाबंद लगा दिए। जो अमीर लोग थे उन्हें उत्सव मनाना, खुलकर शादी ब्याह करना, बड़ी दावत, ये सब पे उसने रोक लगा दिया था। फिर इसलिए इस पे रोक लगाया था ताकि उसके खिलाफ़ कोई षड्यंत्र ना कर सके। उसने अपने जासूसों को हर अमीर की खबर देने के लिए रखता था, जिससे उसके काल में कभी विद्रोह नहीं हुआ। फिर उसने राज्य का विस्तार बहुत अलाउद्दीन के पास ताकतवर सेना और अनुशासित अमीर थे। उसने नए राज्यों को जीतने के लिए गुजरात विजय पाई। उसके बाद रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा राज्यों को जीतकर उसने खूब सारा धन कमाया। फिर उसके बाद अलाउद्दीन ने दक्षिण में देवगिरी पर कई बार आक्रमण किया। उसने परास्त कर धन लूटा, लेकिन देवगिरी को अपने राज्य में नहीं मिलाया। फिर दक्षिण भारत के तमाम राजाओं को हराते हुए सुदूर दक्षिण में मदुरई, रामेश्वर तक पहुंचा। इस दक्षिण अभियान का मुख्य उद्देश्य साम्राज्य विस्तार करना नहीं, बल्कि धन प्राप्त करना था। अब वो क्या था, जो कर्नाटक, तमिलनाडु, ये सब वाले क्षेत्र हैं, वो यहाँ तक के क्षेत्रों तक पहुँच गया था और उसका केवल एक ही मकसद था, धन कमाना। ये है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का साम्राज्य। उसका जो पूरा विस्तार है, यहाँ से लेकर पूरा ये जो बोलते हैं, ये पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर में पूरा जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ तक का पूरा इसका इलाका था। उसने इतने सारे इलाकों को जीता था। और यहाँ पे जो मंगोल क्या करते थे, अधिकतर हमला करते थे। तो ये जो अलाउद्दीन खिलजी के पास स्थायी सैनिक थी, बहुत सारे 3 लाख के करीब इसके पास स्थायी सैनिक थे, ताकि ये सब जो मंगोल हैं ये इस पर कभी आक्रमण ना कर सके। इसमें कभी ऊंचे किले बनाए थे जैसे, ताकि इन पे ऊपर नज़र रखा जा सके। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी के शासन में मंगोलों ने कभी भी जीत नहीं हासिल कर पाई।
फिर आगे देखते हैं दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी के पास थे प्रचलित कई छोटे छोटे करों को हटा दिया। उसने क्या किया, केवल एक ही कर लेता था, भूमि कर और चराई कर वसूल करने का निश्चय किया। इसके बाद किसानों को अत्यधिक कर नहीं देना पड़ता था। कर वसूली करने वाले पुराने राजाओं और अधिकारियों को नुकसान हुआ। अब उनकी आय जो थी वो कम हो गई। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले राजा और गांव के मुखिया को किसान का इकट्ठा करते थे, लेकिन अब क्या होते थे, जो सल्तनत के अधिकारी खुद ही जाके किसानों से लगान वसूलते थे और उन राजाओं मुखिया को जो रियायत उनका जो लगान वसूलते थे उनका ख़त्म हो गया। भी अब किसानों से मनमानी वसूल नहीं कर पाते थे। इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी ने किसानों से सीधा संपर्क साधा। फिर अलाउद्दीन ने दिल्ली में अपने सैनिकों को कम कीमत पर पर्याप्त सामान मिले, इसके लिए उसने विशेष प्रयास किया। क्या किया, जो व्यापारी थे उनको एक कीमत तय की कि तुम इतने कीमत से ज़्यादा में सामान नहीं बेचोगे। अगर तुम थोड़ा सा भी अगर नाप तौल में गलती करते हो या सामान कुछ ही कीमतों पर बेचते हो तो तुम्हारे पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस सब के कारण जो उसकी जो व्यवस्था थी बहुत अच्छी थी, बाजार को उसने अच्छे से नियंत्रण करके रखा था। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी की एक बड़ी उपलब्धि थी कि मंगोल आक्रमणों को रोकना। उसने मंगोल आक्रमण को बहुत अच्छे से रोका था। बड़ी सेना लाकर भारत आए थे, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी सफलता के साथ उसने सीमा के बाहर ही रोका। इस तरह दिल्ली सुल्तान अब मंगोल के आक्रमण से बचा रहा। सन 1316 में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसके बाद कुछ ही साल बाद दिल्ली में एक नए वंश की स्थापना हुई, गयासुद्दीन तुगलक की स्थापना। यह तुगलक वंश का पहला सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। इसका गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली का सुल्तान बना और तुगलक वंश की स्थापना की। उसने अलाउद्दीन की कठोर नीतियों को छोड़कर अब जो अलाउद्दीन खिलजी की जो कठोरवादी नीति थी उसको छोड़कर उसने उदारवादी पूर्वक नीति को अपनाया। तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना की। 5 वर्ष शासन करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक शासन बना। वह विद्वान, महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी था, लेकिन उसकी कई योजनाएं उसने लागू की, लेकिन उसकी कोई भी योजनाएं सफल नहीं हो पाई। फिर मोहम्मद बिन तुगलक ने सुल्तान बनने के कुछ साल बाद ऐलान किया कि वो उसकी जो राजधानी दौलताबाद नामक शहर थी अब सल्तनत की राजधानी बनेगी। दिल्ली के रहने वाले अधिकारी, कर्मचारी, सेनापति को सब दौलताबाद की ओर जाने लगे और जाते जाते ही कई लोगों की मृत्यु हो गई और जो आदेश नहीं मानता था उसे कठोर दंड दिया गया। लेकिन ये जो दौलताबाद था बहुत सारे लोग उसे पसंद नहीं करते थे, वहाँ नहीं जाना चाहते थे। फिर उसने बाद में जो दौलताबाद से फिर पुनः अपनी राजधानी को कहाँ बना लिया, दिल्ली बना लिया। कुछ दिन के बाद दौलताबाद रहा, फिर उसके बाद वो पुनः दिल्ली आ गया। उसकी ये जो नीति थी वो असफल रही। फिर उसके बाद उसने क्या किया, जो चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे या पीतल के सिक्के बनवाए। जो उसने तांबे और पीतल के सिक्के बनवाए तो वो कुछ खास कठिन नहीं रहता था, उसको हर कोई बना लेता था। तो और वो जो तांबे और पीतल के सिक्के थे वो चांदी के सिक्के के बराबर उसने राजा ने उसको वैल्यू दिया। और क्या होने लगा, सब तांबे और पीतल के सिक्के कई मात्रा में बनाने लगे। इससे क्या हो गया, सुल्तान को भारी नुकसान हो गया, क्योंकि वो उसकी चांदी के बराबर का ऐलान किया हुआ था। अगर पहले एक चांदी के सिक्के पर 10 गेहूँ मिलते थे तो एक कांसे के सिक्के के बदले भी उतने ही गेहूँ मिलने लग गए। फिर चांदी की कमी हो रही थी और चांदी की कीमत बढ़ रही थी। फिर इसे देखते उसने क्या किया, बहुत सारे जाली तांबे सिक्के डलवाए और उसे बाजार में चलाने लगे। चांदी की जमाखोरी होने लग गई। फिर इससे पूरा जो अर्थव्यवस्था है अस्त व्यस्त हो गया और तांबे के सिक्के को वापस ले लिया गया के बदले चांदी के सिक्के दे दिए गए और राजकोष रिक्त हो गया। इस प्रकार द्वापरकाल में वित्तीय, कार्यजाल और कुर्सान अभियान भी असफल। फिर मोहम्मद घोरी की योजनाएं भले ही असफल, लेकिन उसका एक काम तारीफ के काबिल। उसने क्या किया, जो
योग्य था उसे ऊंचे से ऊंचे पद पर नियुक्त किया, चाहे वह भारतीय हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे तुर्क हो। उसने सब गरीब हो या अमीर हो, उसने सभी को ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। इसका नतीजा यह हुआ कि पुराने तुर्क अमीरों की जगह सामान्य लोगों ने भी ऊंचे पद प्राप्त किए। इसके बावजूद समस्या वह यही थी कि सुल्तान बहुत बड़ी हो गई। उसे एक रखना मुश्किल हो गया था। जगह जगह सुल्तान के खिलाफ विद्रोह होने लगे। कुछ समय बाद लगभग हर प्रांत स्वतंत्र सल्तनत बन गया। छत्तीसगढ़ पर भी सल्तनत कालीन का प्रशासकों का प्रभाव नहीं था। छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजा यहाँ के राजा बने। इसके अनेक जमींदारियाँ बनी और राजनीति में आदिवासी समाज की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ये हो गया दिल्ली सल्तनत का विस्तार।